अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है ACC F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का, जिसके हमने पूरा स्टार्ट करते हुए लेके चले थे कि भाई लॉ क्या होता है, टाइप ऑफ लॉज क्या होते हैं, कितने किस्म के लॉ सेगमेंटेशन है लॉज की। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था भाई कोर्ट सिस्टम क्या होता है इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर। अब मजीद डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं कि भाई जो कोर्ट सिस्टम है उसके अदर सेगमेंट जो हैं हम उसको डील किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था भाई मैजिस्ट्रेट क्या होता है, ठीक है, फिर हमने क्राउन कोर्ट क्या होता है आपका, ठीक है, फिर आपका काउंटी कोर्ट्स क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, अपील्स क्या होती हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है। यहां तक हम लोग चीजें पूरी डिस्कस कर ली थी। अब मजीद उसी के अंदर थोड़ा हम इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि और क्या क्या चीजें जो हैं ACCA टेस्ट कर सकता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने अदर सेगमेंटेशन लिखी है, अदर सेगमेंट लिखे हैं। सबसे पहले मैंने नाम दिया है भाई पर्सनल्स इन वेरियस कोर्ट्स। कौन कौन लोग इन कोर्ट्स के अंदर होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। हम पहले इनको डिस्कस करेंगे भाई कौन कौन से लोग होते हैं, फिर इनका किस तरह का डिसीजन होता है। ठीक है, जब हम ये दोनों चीजें कर लेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाएगी भाई इस कोर्ट के अंदर इतने लोग हैं, ठीक है, और ये डिसीजन पास करते हैं। ताकि आपके पास जब MCQ आए या क्वेश्चन आए या किसी किसी का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आए तो उसमें अगर इस तरह की चीज डिफाइंड हो कि आपको उसमें ये इवेल्युएट करना हो या ये गैस करना हो कि इस पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव कोर्ट के अंदर कितने किस्म के पर्सनल्स लोग काम कर रहे होंगे। अब बिल्कुल ही जैसे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, वैसे ही हम आज का डिस्कशन जो स्टार्ट करेंगे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कितने लोग होते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो बिल्कुल ही बेसिक कोर्ट है, जिसे हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, जहां से आपका लीगल सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द इंसेप्शन, जहां पे केस सबसे पहले फाइल किया जाता है। ऑल्दो ये बहुत ही नॉमिनल सॉर्ट ऑफ केसेस यहाँ पे डील किए जाते हैं, कोई हाई लेवल कोई इतने किस्म के कॉम्प्लेक्स केसेस डील नहीं होते, लेकिन बहरहाल कोर्ट तो है। तो अब अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अदालत के अंदर अगर कोई पिटीशन जाती है, कोई केस जाता है, तो वहां पे दो किस्म के जजेस बैठे हुए होंगे। मैजिस्ट्रेट भी जज होता है, लेकिन उसका नाम अलग से मैजिस्ट्रेट के नाम से दिया क्योंकि उसकी कोड डिफाइंड है। तो यहां पे एक मैजिस्ट्रेट होगा और एक जज होगा। उस जज का नाम दिया ना डिस्ट्रिक्ट जज, जिसका काम बेसिकली वो होता है, वो प्रोफेशनल लेवल का बंदा होता है जो बेसिकली उस जो केस जिस तरीके का डील हो रहा होता है उसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, उसकी महारत उसके अंदर हासिल होती है उसको। तो वो बंदा मैजिस्ट्रेट के साथ बैठता है ताकि जब डिसीजन दिया जाए उसके अंदर बेहतरी हो। फिर दूसरी कोर्ट जिसे काउंटी कोर्ट्स कहते हैं, ठीक है, वहां पे एक सर्किट जज होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ऑल्दो सर्किट जज बेसिकली वो जज होते हैं जो लाइन से केसेस सुन रहे होते हैं, एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस, वो लाइन से डिफरेंट सेगमेंटेशंस के केसेस जो हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको वो हेयर कर रहा होता है, सुन रहा होता है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज अगेन जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ बैठ के डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्राउन कोर्ट। क्राउन कोर्ट के अंदर जो इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, एक उसमें डिपेंड करता है ऑफेंस किस तरीके का है, एक उसके अंदर हाई कोर्ट का जज बैठा हुआ होता है, ठीक है, फिर उसके अंदर अगेन एक सर्किट जज बैठा हुआ होता है जो डिफरेंट केसेस सुन रहा होता है, और फिर एक रिकॉर्डर्स होते हैं जो तमाम केसेस को जो है वो नोट डाउन कर रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है इसके अंदर। ऑल्दो इसके अंदर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, वो इतने प्रोफेशनल्स हो चुके होते हैं, इतना उनका एक्सपीरियंस और इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर चुके होते हैं कि जो मैटर भी इनके पास आ रहा होता है उसको ये लोग सही तरीके से इवेल्युएट करके, डाइसेक्ट करके, एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर एज आई सेड डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट बेंचेस हैं, तो डिफरेंट बेंचेस के हिसाब से डिफरेंट पर्सनल्स एलोकेट हुए हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब सबसे पहले आता है भाई क्वींस बेंच डिवीजन। अब ये क्या है भाई, क्वींस बेंच डिवीजन के अंदर बेसिकली जो केसेस आते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका एक सॉर्ट ऑफ लॉर्ड चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं वो सुन रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन वही ले रहा होता है। फिर आपके पास फैमिली बेंच आती हैं, फैमिली डिवीजन कह लें, फैमिली बेंच कह लें, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है जो तमाम के तमाम चीजें डिस्कस कर रहा होता है, डील कर रहा होता है, उसके नीचे उसके लोग होते हैं जो तमाम के तमाम इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं।
फिर आते हैं भाई आपका चांसलरी डिवीजन, जिसके अंदर नॉर्मली लॉर्ड चांसलर काम कर रहा होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल रोल और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल होता है वो किसका होता है? वो होता है वाइस चांसलर का, कि वो तमाम केसेस डील कर रहा होता है। अच्छा भाई, अब जब हाई कोर्ट भी हो गया, फिर आते हैं भाई कोर्ट ऑफ अपील के अंदर। कोर्ट ऑफ अपील के अंदर दो डिफरेंट सेगमेंटेशन एग्जिस्ट करती हैं। पहली सेगमेंटेशन है सिविल की, दूसरी है क्रिमिनल की। जो सिविल डिवीजन है उसके अंदर जो बंदा काम कर रहा है उसका नाम दिया है इन्होंने मास्टर ऑफ दी रोल्स, ठीक है। और क्रिमिनल डिवीजन के अंदर लॉर्ड चीफ जस्टिस का इंतखाब किया इन लोगों ने, इवेल्युएट किया है भाई इन्होंने ये बंदा दिया है कि ये बंदा डील करेगा। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर बेंचेस की फॉर्म के अंदर जो है जजेस काम कर रहे होते हैं, चीफ जस्टिस काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे 5, 7, 9 का बेंच बनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर 17 जजेस का बेंच तश्कील किया जाता है, बनाया जाता है, जो इसको फुल बेंच कहते हैं, फुल कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो केस टू केस जो है बेंचेस को जो है वो बनाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, बेंचेस हमेशा ऑड नंबर्स के अंदर बनाए जाते हैं, इवन के अंदर नहीं बनाए जाते हैं, ताकि डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर सही तरह बन सके। अब ये 5, 7, 9 का है, इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि 4-4 का डिसीजन आ जाए। 5-4 का आएगा, 7-2 का आएगा, 9-0 का आएगा, 8-1 का आएगा, ठीक है। तो डिसीजन जो होंगे वो बेसिकली ऑड नंबर्स के अंदर इसलिए होते हैं ताकि जो डिसीजन की पावर है वो डिफाइन की जा सके। अब यहां देख सकते हैं 5 है, 7 है, 9 है, ताकि जब ये तमाम लोग केस सुने और लोग डिसाइड करें तो उसके अंदर एक क्लियर मेजॉरिटी नजर आ सके, ठीक है। तो यहां तक जरा आप कॉपी करें, फिर अदर सेगमेंटेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इनके टाइप ऑफ डिसीजन। काइंडली कॉपी दिस डाउन। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी हम लोग कि भाई कौन कौन से लोग कौन कौन सी कोर्ट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, वैसे ही वो लोग किस तरह का डिसीजन देते हैं और कहाँ उनकी सुनवाई वापसी होगी अगर उनको अपने डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किया था कि कितने लोग किस तरह की कोर्ट्स में काम कर रहे होंगे, वैसे ही इसका जो सेकंड वो है बेसिकली डिसीजंस इन वेरियस कोर्ट्स। अब अगर सबसे पहले ऑल्दो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था मैजिस्ट्रेट से, तो यहां भी हम मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट का जो कहा जाता है वो कहता है फर्स्ट इंस्टेंस, बहुत ही माइनर सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस, माइनर सॉर्ट ऑफ सिविल केसेस वगैरह जो ये डील करता है, ठीक है। इनका वॉल्यूम कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो इनकी जुरिस्डिक्शंस हैं, जुरिस्डिक्शन इन टर्म्स ऑफ किस तरह के केसेस वो अपनी अदालत के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, किस तरह के केसेस चला सकते हैं, कौन कौन से राइट्स हैं जो इस कोर्ट को डिफाइन किए गए हैं, इट डिपेंड्स। ऑल्दो कहा यह जाता है कि मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर बहुत ही नॉमिनल सॉर्ट ऑफ केसेस जो हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी जो बेसिकली क्वालिटेटिवली जो डिफाइन किए जाते हैं कि किस तरह के केसेस ये इस तरह के कोर्ट्स के अंदर चलाए जाएंगे, वो बहुत ही नॉमिनल सॉर्ट ऑफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट इंस्टेंस कहा जाता है। अगर आप खुश नहीं हैं डिसीजन से तो आप क्राउन कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हैं, जो थोड़ी अपर कोर्ट है, ठीक है, कि भाई मुझे इंसाफ इस कोर्ट से नहीं मिला। फिर मजिस्ट्रेट के बाद आती है काउंटी कोर्ट्स। काउंटी कोर्ट को बेसिकली अगेन फर्स्ट इंस्टेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि कुछ केसेस डायरेक्टली काउंटी कोर्ट्स के अंदर दाखिल किए जाते हैं। ज्यादातर सिविल मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली काउंटी कोर्ट्स ही हर्ट कर रहा होता है, उसका मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर मैं डायरेक्ट काउंटी कोर्ट में चला गया हूं, डिपेंड अपॉन दी वैल्यू ऑफ माय केस, ठीक है, तो मैं फर्स्ट इंस्टेंस को कहलाऊंगा काउंटी कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, वहां पे सिविल मैटर्स डील। और अगर यहां पे मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो फिर मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा बेसिकली या तो हाई कोर्ट के अंदर या फिर कोर्ट ऑफ अपील्स के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा एक प्लेटफॉर्म है। तीसरा है भाई क्राउन कोर्ट, जिसको सेकंड इंस्टेंस कहा जाता है। सेकंड इंस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो आपको इंसाफ नहीं मिलता वो आप
क्राउन कोर्ट के पास लेके जाते हो, क्राउन कोर्ट जो डिसीजन देता है वो सेकंड इंस्टेंस कहलाता है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट। वहां से डिसीजन आ गया। अब अगर आपका डिसीजन अपहेल्ड हो गया, मतलब जो डिसीजन क्राउन कोर्ट जो डिसीजन मजिस्ट्रेट ने दिया था वही डिसीजन उसने अपहेल्ड कर दिया, उसने कहा कि नहीं जो मजिस्ट्रेट ने डिसीजन दिया था वो सही दिया था, आप गलती पर हैं, तो उसको कहा जाएगा सेकंड इंस्टेंस। अगर उन्होंने आपके हक में दे दिया फिर भी सेकंड इंस्टेंस ही कहलाएगा, क्योंकि वो चीज ओरिजिनली कहां से आई है, मजिस्ट्रेट की अदालत से आई है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट की अदालत से क्राउन कोर्ट में चीजें आई, इंस्टेंस सेकंड इंस्टेंस कहलाएगा। क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर्स होंगे। अगर रिहर्ड किए जाएंगे, मुझे इंसाफ नहीं मिला क्राउन कोर्ट की अदालत के अंदर, तो अगेन मैं कोर्ट ऑफ अपील में जाऊंगा या क्वींस बेंच डिवीजन में अपना केस लेके जाऊंगा। ठीक हो गया भाई। फिर आते हैं चौथी अदालत जिसका नाम है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को बेसिकली कहा जाता है थर्ड इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादातर केसेस चलते हुए आ रहे होते हैं आइदर मजिस्ट्रेट से या क्राउन से। ठीक है, क्राउन में जो डिसीजन, अब देखो कुछ चीजें हैं, कुछ केसेस डायरेक्टली अगर क्राउन में जमा करवाए गए हैं तो वो तो फर्स्ट इंस्टेंस कहलाएंगे। जिस अदालत से केस शुरू होगा उसको फर्स्ट इंस्टेंस कहलाया जाएगा। मेरी यहाँ पे अजम्पशन ये है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी अजम्पशन ये है कि एक कोर्ट केस चला था मैजिस्ट्रेट की अदालत से, जिसको फर्स्ट इंस्टेंस कहा गया था। उसकी सेकंड सुनवाई हुई थी कहाँ पे, क्राउन कोर्ट के अंदर। थर्ड सुनवाई कहाँ हुई, हाई कोर्ट के अंदर। तो मैं यूं चल रहा हूं कि पहले मैजिस्ट्रेट की अदालत में गया, फिर क्राउन की अदालत में गया, फिर हाई कोर्ट की अदालत में गया। अगर डायरेक्ट यहीं चला गया तो ये फर्स्ट इंस्टेंस कहला जाएगा और फिर ये सेकंड कहला जाएगा। अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट ही फर्स्ट इंस्टेंस कहलाएगा। अगेन इट डिपेंड अपॉन केस टू केस, ये चीज वेरी करती है। ठीक हो गया। अब थर्ड इंस्टेंस मेरी असम्पशन क्या है कि कोर्ट कहां से चला है, मैजिस्ट्रेट की अदालत से। तो यहाँ पे क्रिमिनल और सिविल केसेस को डील किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये मेरी चॉइस है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ केस में लेके जाना चाहता हूँ। फिर जाता हूँ कोर्ट ऑफ अपील के अंदर। अब कोर्ट ऑफ अपील के अंदर डिपेंड करता है कौन सी इंस्टेंस चल रही है। अब वो सेकंड इंस्टेंस भी हो सकती है, थर्ड इंस्टेंस भी हो सकती है, फोर्थ इंस्टेंस भी हो सकती है। इंस्टेंस का मतलब है डिसीजन नंबर। अगर मैजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर पहला डिसीजन है और वही केस अगर मैं क्राउन की अदालत में लेके जाता हूं तो वो सेकंड डिसीजन कहलाएगा। वही केस उठ के हाई कोर्ट में चला गया वो थर्ड इंस्टेंस कहलाएगा, और वो केस उठ के अगर कोर्ट ऑफ अपील में चला गया तो कहां जाएगा, फोर्थ इंस्टेंस में जाएगा। अब अगर मैं क्या करूं, काउंटी कोर्ट के अंदर एक केस में हार गया, मैं डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील में चला गया। अब फर्स्ट इंस्टेंस मेरा ये था, सेकंड इंस्टेंस मेरा क्या होगा, काउंटी कोर्ट के अंदर। क्योंकि मैंने पहला केस लड़ा काउंटी के अंदर, मैं हार गया, मैं इंस्टेड ऑफ हाई कोर्ट जाऊं मैं कहां चला गया, मैं कोर्ट ऑफ अपील में चला गया। तो पहला डिसीजन किसने दिया, काउंटी ने। दूसरा डिसीजन कौन देगा, कोर्ट ऑफ अपील। अच्छा भाई, अब मैं क्राउन में था। ठीक है, क्राउन में सेकंड इंस्टेंस था। अब मैं क्या करा, मैंने कहा यार मैं काम करता हूं, मैं हाई कोर्ट नहीं जाता, मैं डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील चले जाता हूं। क्राउन में मैं केस हार गया, मैंने कहा यार मैं काम करता हूं, मैं डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील जाता हूं, मैं क्यों हाई कोर्ट जाऊं। अब जब मैं सेकंड डिसीजन ले चुका हूं क्राउन का, ठीक है, अब मैं थर्ड डिसीजन लेने के लिए मैं हाई कोर्ट नहीं गया, मैं कहां चला गया, मैं डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील चला गया। मैंने कहा यार हाई कोर्ट के धक्के खाने से बेहतर है डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील जाओ, वहां जाकर डिसीजन लो। फिर मैं धक्के खाते, पहले मैं मैजिस्ट्रेट पे धक्के खाए, फिर मैंने क्राउन में धक्के खाए, फिर मैंने हाई कोर्ट में धक्के खाए। 3 धक्के मैं खा चुका हूं, 3 डिसीजन मैं ले चुका हूं। चौथे डिसीजन के लिए मैं कोर्ट ऑफ अपील चला गया, क्योंकि अब मेरे पास चॉइस थी मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं या कोर्ट ऑफ अपील चले जाऊं। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, अब कोर्ट ऑफ अपील चले जाते हैं। तो इसको क्या कहलाएंगे, फोर्थ इंस्टेंस कहलाएगा। अब ये वेरी करता है, डिपेंड करता है आप किस कोर्ट से उठ के आ रहे हो। अगर आप काउंटी से उठ के आ रहे हो, ठीक है, तो उसको कहलाएगा सेकंड इंस्टेंस। अगर आप क्राउन से उठ के आ रहे हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा थर्ड इंस्टेंस। अगर आप हाई कोर्ट से उठ के आ रहे हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फोर्थ इंस्टेंस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई आपकी। अब लास्टली है लास्ट इंस्टेंस जिसे कहा जाता है, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट। इनका डिसीजन अल्टीमेटम होता है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप अपनी अपील दाखिल करो। पाकिस्तान के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट से उसको इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है,
काइंडली नोटेड, अगर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से उसको इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपनी अर्जी प्रेसिडेंट को डाल सकता है, ठीक है। अब वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी है, क्या वो डिसीजन इसका अपहेल्ड करेगा या रिमांड बैक करेगा या अपनी फेवर के अंदर डिसीजन दे देगा, इट डिपेंड्स। तो पाकिस्तान के अंदर ये गुंजाइश है। इंग्लिश लीगल सिस्टम में लास्ट इंस्टेंस को डिक्लेयर कर दिया गया, डिवीजन अपना जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन देगी और वो फुल एंड फाइनल कंसीडर किया जाएगा। काइंडली कॉपी दिस डाउन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मजीद इसके ऊपर इंस्टेंसेस कि क्या किस तरीके से मजीद इसके ऊपर काम होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई कितने लोग होते हैं, क्या डिसीजन होते हैं। अब जो आपका ACCA का सिलेबस है उसके अंदर हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ ऑर्डर्स हैं जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। आप जैसे कि देख सकते हैं डिस्कशन ऑन हाई कोर्ट्स ऑर्डर लिखा हुआ है हम लोगों ने अदर सेगमेंट्स के अंदर, इसका 3rd बुलेट है। वहां पे एक चीज है प्रेरोगेटिव ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑर्डर लीड लेता है बाकी तमाम ऑर्डर्स जो पास हुए होते हैं इंफीरियर कोर्ट्स के अंदर। मतलब ये है कि अगर एक डिसीजन मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर पास हुआ है, ठीक है, आप उसको चैलेंज करते हो लेट्स से क्राउन की अदालत के अंदर, क्राउन वाला क्या करता है कि भाई वो एक प्रेरोगेटिव ऑर्डर दे देगा कि भाई जितने भी पुराने ऑर्डर्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो प्रेसिडेंस ले लेता है, पुराने ऑर्डर को प्रिसीड करता है, उसको लीड करता है, वो आगे निकल जाता है। जो डिसीजन लोअर कोर्ट्स ने दे दिया, इंफीरियर कोर्ट्स ने दे दिया, ठीक है, अगर उसको सुपरसीड करना है, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंस सेट करने के लिए आपको प्रेरोगेटिव ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ठीक हो गया भाई, पहली चीज तो ये होगी प्रेरोगेटिव ऑर्डर क्या होता है, प्रेसिडेंस ओवर इंफीरियर कोर्ट ऑर्डर्स। फिर 3 से 4 किस्म के ऑर्डर्स होते हैं और 3 किस्म की इनकी एसेंशियल्स होते हैं। जो यहां पे बात लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा एसेंशियल्स को या एलिमेंट्स का नाम दूंगा इसके अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेरोगेटिव के अंदर आपको ये जरूर देखना है कि भाई किस तरीके की एलिमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो प्रिविलेज्ड है या वो इंसिडेंटल है या सब्सिडरी है। अच्छा भाई, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेज हासिल है, ये डिसीजन लीड करेगा, ये डिसीजन सबको हराता हुआ निकल जाएगा, ये डिसीजन सबको खत्म करता हुआ निकल जाएगा। अच्छा भाई, ये तो प्रिविलेज डिसीजन हो गया, लीड लेगा। फिर होता है भाई इंसिडेंटल किस्म का प्रेरोगेटिव ऑर्डर। वो क्या होता है भाई, उसके अंदर बेसिकली आपको जो डिसीजन है वो इस तरीके से दिया जाता है कि लोअर कोर्ट्स को बोला जाता है कि भाई थोड़ी सी रिकंसिडर कर लो इस चीजों को, थोड़े से मैटर ऑफ द फैक्ट को मजीद इवेल्युएट कर लो, एनालाइज कर लो, ठीक है, रिकंसिडर कर लो, देख लो। एक ऑर्डर इस तरीके का दिया था, देख लो यार तुमने डिसीजन सही दिया गलत दिया, मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं, ये इसको जरा इवेल्युएट कर लो। उसको कहा किया जाता है इंसिडेंटल कहा जाता है, रिकंसिडर किया जाता है। फिर लास्ट है सब्सिडरी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपके ऑर्डर को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि भाई ये किस तरीके का ऑर्डर होगा कि आया इसके अंदर हमने क्या करने जाना है, हमने इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजेस लेकर आनी है, इस डिसीजन को मजीद थोड़ा सा जो है हम लोगों ने ट्विक करना है, ट्विस्ट करना है, क्या करना है फैक्ट्स को, ठीक है, ताकि जो है हम एक फाइन डिसीजन की रेंज में पहुंच सकें। तो यहां पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया अभी कि भाई प्रेरोगेटिव ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक होता है प्रिविलेज, एक होता है इंसिडेंटल और एक होता है सब्सिडरी। ये क्या है, ये बेसिकली बताते हैं कि आपने जिस किस्म का डिसीजन देना है, ऑर्डर देना है, उसकी टाइप क्या है, उसका फीचर क्या है। फीचर क्या है, अगर मैं तमाम डिसीजंस को प्रिविलेज हासिल करवाना चाहता हूं, तमाम डिसीजंस के अगेंस्ट अपना ऑर्डर जो है मैं लीड पे लाना चाहता हूं, तो उसको कहा जाता है प्रिविलेज। अगर मैं पुराने डिसीजन जो लोअर कोर्ट्स के डिसीजन है, जो इंफीरियर कोर्ट्स के डिसीजन है, उसके अंदर थोड़ी बहुत रद्दो बदल रिकंसिडरेशन करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मजीद आप फैक्ट्स देख लो, इवेल्युएट कर लो, एनालाइज कर लो अपने डिसीजन को, ठीक है, मैं इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि यार मजीद इसको वापस देख लो, थोड़ा से फैक्ट्स एंड फिगर्स मजीद खंगाल लो, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंसिडेंटल।
जब मैं अपने डिसीजन को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूं, सब्सिडरी कहा जाता है उसे, कि भाई आपका जो फीचर है वो सब्सिडरी नेचर का है, क्योंकि इसके अंदर आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हो कि यार इसमें एग्जैक्टली करना क्या है। आइदर हम लोगों को कोई लॉ में अमेंडमेंट करनी है, कोई फैक्ट्स को मजीद किस तरीके से देखना है, किस नजरिए से देखना है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंसिडेंटल। ये तो हो गए तमाम फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स कह लें या फीचर्स कह लें। अच्छा, फिर अब आते हैं इसकी टाइप के ऊपर। भाई कितने किस्म के प्रेरोगेटिव ऑर्डर दिए जा सकते हैं? 3 किस्म के प्रेरोगेटिव ऑर्डर दिए जा सकते हैं। एक होता है मैंडेटरी, जिसके अंदर कोर्ट्स को यह कहा जाता है कि अपनी पब्लिक ड्यूटी को सही तरीके से अदा करो, जो तुम्हारे ऊपर चीजें लागू हैं, इंप्लीमेंटेड हैं, इंपोज्ड हैं, उनको सही तरीके से करो, अदा करो। ठीक हो गया, उसे कहते हैं क्या? मैंडेटरी प्रेरोगेटिव ऑर्डर। अच्छा भाई, फिर एक होता है प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी का मतलब ये होता है कि जितनी जुरिस्डिक्शनल पावर हैं जो कोर्ट एंजॉय कर रही होती हैं, जो अपनी हदों को तजावज कर रही होती हैं, अपनी जो एक जुरिस्डिक्शनल पावर उनको असाइंड है, उनको क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती हैं। मैजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर कोई इस तरह का केस आ जाए जो उसकी जुरिस्डिक्शनल पावर के अंदर नहीं है, अगर आप वो केस सुन के डिसीजन दे देते हो तो अपर कोर्ट, क्राउन कोर्ट हो गई, ठीक है, वहां पे आपके डिसीजन को चैलेंज इस बात पे खत्म कर दिया जाएगा कि आपने अपनी हुदूद को पामाल किया है, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, आपने अपनी बाउंड्रीज को तजावज कर लिया है, आपने अपनी जो जुरिस्डिक्शनल पावर है उसको सुपरसीड करने की कोशिश की है। तो वहां पे अगर प्रेरोगेटिव ऑर्डर दिया जाता है तो उनकी प्रिवेंशन की जाती है, उनकी पावर्स की। और लास्ट ये कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है सेट असाइड करना, खत्म करना, नलिफाई करना, कैंसिल करना कोई चीज। तो उसको कहते हैं कि भाई पुराने डिसीजन को मैं कैंसिल करते हुए, मैं मैजिस्ट्रेट की अदालत के डिसीजन को कैंसिल करते हुए क्राउन की अदालत जो है वो ये डिसीजन देने जा रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये होता है भाई डिस्कशन ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रेरोगेटिव ऑर्डर क्या होता है। वो ऑर्डर जो प्रेसिडेंस ओवर इंफीरियर कोर्ट ऑर्डर है, ठीक है। इनके फीचर्स क्या, एलिमेंट्स क्या है? वो आइदर प्रिविलेज हो सकता है, इंसिडेंटल हो सकता है, सब्सिडी नेचर का हो सकता है। टाइप क्या हो सकती है? मैंडेटरी हो सकता है, प्रोहिबिटरी हो सकता है और क्वेश्चन नेचर का हो सकता है। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी शैल मूव टू अनदर सेट ऑफ थिंग। अब अदर सेगमेंट्स के अंदर हम लोगों ने मजीद एक चीज डिस्कस करनी है, वो है सिविल प्रोसीजर रूल्स एक्ट 1998। ये क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि लिटिगेशंस के अंदर काफ़ी टाइम लग रहा था, चीज़ें जो इनएफिशिएंट होती जा रही थी, छोटे छोटे पैटी मैटर्स जो हैं वो इतने लिंगर ऑन हो रहे थे कि कोर्ट का टाइम भी लग रहा था, लोगों के पैसे भी बर्बाद हो रहे थे। तो 1998 के अंदर इन ऑर्डर टू मेक जो जुडिशरी सिस्टम है एफिशिएंट और मॉडर्नाइज की तर्ज पे लाने के लिए सिविल प्रोसीजर रूल्स एक्ट 1998 का इंतखाब किया गया, इनको लाया गया, ठीक है, जिसका मेन मोटो था कि कोर्ट आखिरी रिजॉर्ट है, हम पहले ही अपने डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसके अंदर ये कहा कि भाई एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है, जो आउटसाइड कोर्ट हम जितने भी मामला हैं उनको डील करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, खत्म करने के लिए हम काम करना शुरू कर देते हैं। हमारा मेन मोटो है कि भाई अवॉइड एक्सपेंसिव लिटिगेशन और डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक करना शुरू कर दें, ठीक है, एफिशिएंट और मॉडर्नाइज करने के लिए हम लोगों ने इन रूल्स को बनाया। अच्छा, अब जब रूल्स को बना लिया तो क्या बना इस रूल्स के अंदर? हमने डिसाइड ये किया कि यार हम इन केसेस की रैशनिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। रैशनिंग किस तरीके से करेंगे? हम ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर केस की एग्जैक्टली कितने हजार पाउंड्स का केस है ये। अगर ये केस लेट से सामने वाले बंदे ने एक केस फाइल किया है जिसके अंदर उसने डैमेजेस क्लेम किए हैं लेट से 10,000 पाउंड, ठीक है, तो उसका नाम दिया उन्होंने स्मॉल,
कि बहुत ही स्मॉल और पेटी नेचर का है, ठीक है, हम उसको इस तरीके से डील करेंगे। फिर अगर 10 से 25,000 की कैटेगरी के अंदर है, उसका नाम दिया फास्ट, और अगर अबव 25,000 की कैटेगरी के अंदर है, इसका नाम दिया मल्टीपल, ठीक है। तो इन तरह के केसेस को सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया, एलोकेट कर दिया न्यूमेरिकली। सबसे पहले फिल्टर लगाया इन्होंने न्यूमेरिक बेसिस के ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई ये स्मॉल है, ये फास्ट है, ये मल्टीपल है। ऑल्दो अगर इन केसेस को नॉर्मल कोर्ट्स में सुना जाता तो फास्ट एंड स्मॉल नेचर के जो केसेस हैं वो ऑलरेडी काउंटी कोर्ट्स के अंदर सुने जाते, ठीक है। और जो मल्टीपल नेचर के हैं, ठीक है, जो मल्टी नेचर के हैं या मल्टी ट्रैक हैं, ठीक है, यहां पे उन्होंने नाम मल्टी ट्रैक या मल्टीपल कह लें आप इसको, मल्टी नेचर के केसेस हैं, ठीक है। तो ये केसेस ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई होती। अच्छा जी, आपने सबसे पहला फिल्टर लगाया न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल फिल्टर लगाने के बाद आपने अब डिसाइड ये कर लिया कि भाई ये फास्ट नेचर का है, ये स्मॉल नेचर का है, ये मल्टी ट्रैक है। अब आपने क्या किया, अब आपने करना है कि उन केसेस को जब फिल्टर आउट करने के बाद अब हम उन केसेस की अब मैनेजमेंट करेंगे। केस मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे कि भाई केस मैनेजमेंट के अंदर आप ये करोगे, आप सबसे पहले आपका जो मोटो है कि कोर्ट आखिरी रिजॉर्ट है, उसके लिए आप सबसे पहले करोगे भाई प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स करोगे। आप नेगोशिएट अ सेटलमेंट करने की कोशिश करोगे कि यार किसी डिसीजन पे पहुंचे ये लोग, किसी तरीके से ये लोग अपने मामलात को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करके खत्म करें, लंबी करने की जरूरत ना करें। मतलब ये ना हो कि केसेस लिंगर ऑन हो रहे हैं, लिंगर ऑन हो रहे हैं, लिंगर ऑन हो रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जिसको दीवानी केसेस कहा जाता है, ठीक है, इन केसेस का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये केसेस चलते रहते हैं। अगर पीआईडीसी के ऊपर आपने बिल्डिंग देखी हो, बिल्कुल नेक्स्ट टू पीआईडीसी, जो मेरे ऑफिस के पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो 50 साल से या 60 साल से वो बिल्डिंग ऐसी ही खड़ी हुई है, ठीक है, उस पर केसेस चल रहे हैं और चल ही रहे हैं, ठीक है, कोई डिसीजन अभी तक नहीं आ सका। मिलियंस ऑफ रुपीस के या बिलियंस ऑफ रुपीस के आई वुड से कि इन्होंने अभी तक लिटिगेशन में पैसा खर्च कर दिया गया होगा, लेकिन अभी तक उस जगह का डिसीजन फाइनल नहीं हुआ। डिस्प्यूट इस तरीके का है कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, सुनवाई लग रही है, ठीक है, डिसीजन हो नहीं पा रहा, और अभी तक वो डिसीजन जो है वो पेंडेंसी का शिकार है। तो इसी तरीके के केसेस को सोचते हुए गोरे ने क्या किया, गोरे ने कहा कि भाई जो सिविल मैटर्स हैं, काइंडली नोट डाउन, ये क्रिमिनल मैटर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिविल प्रोसीजर्स हैं। जो सिविल के नेचर के केसेस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हैं, टॉर्ट्स के ऊपर हैं आपके, ठीक है, प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, फैमिली के मैटर्स हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं जिसका क्रिमिनल से दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं है। वैसे भी हमारे कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल से वैसे कोई दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स कब तक हैं, जहां पे कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का इंतखाब किया जाता है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ को डिस्कस किया जाता है, जो कि कहां पे आता है, सिविल के अंदर। तो सिविल प्रोसीजर रूल्स का इंतखाब किया गया, सिविल प्रोसीजर रूल बनाए गए कि यार हम मॉडर्नाइज करें, एफिशिएंट करें इस तरह के केसेस को, ताकि जल्दी जल्दी सुनवाई हो, जल्दी जल्दी केसेस खत्म किए जा सकें। तो फिर आपने क्या किया, आपने सबसे पहले फिल्टर लगाया ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग करने के बाद आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई मैं केस मैनेजमेंट करूंगा। केस मैनेजमेंट के अंदर मैंने सबसे पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स किया, मैंने मजीद कोशिश की कि यार नेगोशिएट जल्दी हो जाए, खत्म हो जाए। फिर मैंने क्या किया, मैंने टाइम टेबल स्ट्रिक्ट कर दिया इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द डिसीजन इन अ वेरी स्विफ्ट एंड टाइमली मैनर। मैंने स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एक डिजाइन किया, ड्राफ्ट किया, उसकी बेसिस पे बोलना शुरू कर दिया कि भाई जल्दी जल्दी एविडेंस लेकर आओ, केस खत्म करो। और फिर मैंने पेनल्टी लगानी शुरू कर दी ताकि केस ना लंबा हो, लोगों को अंदाजा हो जाए कि इंस्टेड ऑफ जो कॉस्ट एफिशिएंट का इनका बेंचमार्क था वो अब निगेट हो रहा है, वो कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं आ पा रही, क्योंकि बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट आप डिले कर रहे हो। जहां डिले टैक्टिक्स इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे, वहां पे उन्होंने क्या रूल लगाया, उन्होंने कहा हम पेनल्टी लगानी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसका मेन मकसद था कॉस्ट एफिशिएंसी, मॉडर्नाइज वे, ठीक है, आपके डिसीजन जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएं, ताकि आपकी जो बाकी मरा की चीजें हैं, ठीक है, रोजमर्रा की चीजें क्या हैं आपकी, बिजनेस करना, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जीज ऑन दीज सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है।
तो ताकि इसी तरीके से उन्होंने सिविल प्रोसीजर रूल बनाए ताकि आपका मेन काम है वो है बिजनेस करना, ठीक है। और अगर आपको इस तरह के केसेस बेयर कर रहे होते हो तो वो कहते हैं भाई सिविल प्रोसीजर रूल में लेकर आओ, ट्रैकिंग करवाओ, केस मैनेजमेंट करवाओ, जल्दी डिसीजन करवाओ, ठीक है। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी शैल डिस्कस द लास्ट सेट ऑफ डिस्कशन व्हिच इज ऑन अदर सॉर्ट ऑफ रूल्स। As we are heading towards the last set of discussions on law and the legal system, ठीक है, फिर हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ कि लॉ बना कैसे। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द सोर्सेज ऑफ लॉ वी नीड टू डिस्कस समथिंग ऑन यूरोपियन कोर्ट्स। यूरोपियन कोर्ट्स के अंदर बेसिकली दो किस्म का डिस्कशन है जो टेस्ट किया जाता है आपके सीसीए के सिलेबस के अंदर। एक है बेसिकली ह्यूमन राइट्स के ऊपर और एक है बेसिक कोड ऑफ जस्टिस के ऊपर। अच्छा भाई, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कहा यह जाता है कि अगर यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं ECHR, अगर उन्होंने वो कन्वेंशन साइन की भी है उन नेशंस ने, ठीक है। अगर आप हैंडआउट पे नजर डालें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दोज यूरोपियन स्टेट्स व्हिच हैव साइंड अप टू द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब ये जिन्होंने उन कन्वेंशन को साइन किया हुआ है उन यूरोपियन नेशंस ने, तो उनके लिए ये ह्यूमन राइट्स की जो चीज है, जो ह्यूमन राइट की कोर्ट है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट है, वो एक्ट करेगी एज अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि इसका मेन काम है प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और लास्टली यूके के अंदर क्यों आ गया, क्योंकि यूके ने ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 साइन किया था जिसके अंदर यूके कोर्ट्स ने इस पूरे लॉ को, यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट को अपने पास इनेक्ट कर लिया था, अपने लिए एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्रिएट कर दिया था। तो जब भी कोई ऐसा ह्यूमन राइट जो यूरोपियन नेशंस के दरमियान चल रहा है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देने का राइट है, तो यहां पे बेसिकली जो यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं जिन्होंने अगर उन कन्वेंशन को साइन किया हुआ है या अपने पास इनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों केसेस के अंदर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स वो ये लॉ यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा है भाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या है भाई, ये है बेसिकली एप्लीकेबल ऑन बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, तमाम पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और इनका काम होता है रोल ऑफ इंटरप्रेटिंग क्या, ट्रीटीज। जो यूरोपियन नेशंस की या नेशन स्टेट्स के आपस में ट्रीटीज साइन हुई भी हैं उससे रिलेटेड, उन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, ये आपस में जो ट्रीटीज हुई हुई है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है। एक अपनी इंटरप्रिटेशंस देता है, अपनी इवैल्यूएशंस करता है, लॉ को मजीद क्लियर करता है। अच्छा भाई, अब ये जो ज्यादातर केसेस हैं ये बिटवीन नेशन स्टेट होते हैं या यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि एक स्टेट, लेट्स से यूके की कोई स्टेट है, वो दूसरे यूके की स्टेट में या दूसरे यूरोपियन स्टेट्स के अंदर आपस में कोई कंफ्लिक्ट आ चुका है, कोई चीजें आ चुकी हैं जहां पे डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, तो आप फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटकाओगे, ठीक है, क्योंकि अब आपकी जुरिस्डिक्शन से मामला निकल चुके हैं। अगर एक फ्रांस के अंदर कोई केस हुआ है और लंदन में बैठे हुए बंदे ने कोई माल डिस्ट्रीब्यूट किया है, माल बेचा है, और फ्रांस के किसी बंदे ने किसी डिस्कशन के ऊपर आपसे डिस्प्यूट आ जाता है, तो फिर आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओगे, क्योंकि अब आपकी जुरिस्डिक्शन डिफरेंट हो चुकी है। ना आप केस लंदन के अंदर अपनी इंग्लिश सिस्टम में चला सकते हो, ठीक है, ना वो अपने यूरोपियन नेशंस के ऊपर वो अपना केस चला सकता है, क्योंकि अब आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी हैं, ठीक है। और फिर इसमें कहा यह जाता है कि भाई जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला होता है, ठीक है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई आपके मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक लॉज हैं इसको इग्नोर कर दिया जाए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट को जो डिसीजंस देने हैं वो बाउंड रहे उन डिसीजंस के साथ जो ऑलरेडी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दे चुके हैं, ताकि ये ना हो कोई कंफ्लिक्टिंग या कॉन्ट्ररी कोई चीज ना आ जाए। अगर लंदन के अंदर, यूके के अंदर कोई केस लॉ है जो कॉन्ट्रोडिक्टरी नेचर का है, ठीक है,
यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस से। तो कहा क्या यह है कि भाई व्हेन यू आर डीलिंग विद यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस तो आप वो चीज इग्नोर करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सही तरीके से दे सके और बाउंड हो सके किन डिसीजन के साथ, जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया हुआ है। इसको कहा जाता है फैक्टर टेम केस। एक केस हुआ था जहां पे ये वर्डिक्ट या डिसीजन दिया गया था कि भाई अपने डोमेस्टिक लॉ को छोड़ो, अगर केस को डिस्कस करना है, डील करना है, तो आप थोड़ा अपना व्यू चेंज करें, बर्ड आई व्यू रखें, ताकि आपके डिसीजन जो है वो सही तरह फाइनलाइज हो सके। आप अपनी डिफरेंट स्टेट्स को देखें बनिस्बत सिर्फ यूके अपने जो डोमेस्टिक लॉ है उसको कंसीडर करें। तो यहां पे बेसिकली हम लोगों ने दो किस्म का डिस्कशन किया है, एक ह्यूमन राइट्स पे किया है, कोर्ट ऑफ जस्टिस पे किया है। ठीक है, काइंडली नोट इट डाउन, देन वी शैल मूव टू प्रीवी काउंसिल क्या होता है, जो लास्ट डिस्कशन है हमारा। अब हम लोग लास्ट सेट ऑफ डिस्कशन के ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है प्रीवी काउंसिल। ठीक है, जो ज्यादातर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे ये चीज एप्लीकेबल होती है। इसको फाइनल सेट ऑफ अपील भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली जुडिशियल कमेटी बनती है प्रिवेसी काउंसिल्स की। ठीक है, उस जुडिशियल कमेटी के अंदर पॉलिटिशियंस होते हैं, जजेस होते हैं, प्रोमिनेंट सिटीजन होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिजाइन और डिफाइन करते हैं। ऑल्दो रिसेंट ईयर्स के अंदर इनकी पावर काफी काटेल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक लॉ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो देन वी हैव टू डिस्कस इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, परसुएसिव इन्फ्लुएंस हैं, जो यूके की जुरिस्डिक्शंस के अंदर जितने डिसीजंस हैं, अगर कोई ऐसा डिसीजन जो यूके, कनाडा वगैरह में लिया जाता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेचर्स के अंदर लिया जाता है, ठीक है, और प्रीवी काउंसिल लेते हैं डिसीजंस ये वाले, तो इनका इन्फ्लुएंस यूके के कोर्ट सिस्टम के अंदर, जस्टिस के अंदर काफी रोल प्ले करता है। ठीक है, और लास्टली वो ये है कि भाई इनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का इसको एक रुतबा दिया गया है, एक टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अपना जो लॉ एंड द लीगल सिस्टम का डिस्कशन यहां पे हम एंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी क्या चीजें, बाकी हम लोग सोर्स ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम चैप्टर का राउंड अप कर लेते हैं, हमने आज के टॉपिक में क्या कुछ डिस्कस किया है। बिफोर मूविंग दैट काइंडली कॉपी दिस डाउन, ताकि हम चैप्टर राउंड अप खत्म करें इसका। चलिए जी, हम लोग चैप्टर यहाँ पे राउंड अप करते हैं हम लोगों का। ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक लॉ इन्फोर्सेबल बॉडी होती है, फिर हमने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की कि सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है, फिर हमने सिविल और क्रिमिनल को डिस्कस किया कि इसमें राइट एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं सिविल के अंदर, जो कंपनसेशन होता है इंजर्ड पार्टी को दिया जाता है, क्रिमिनल के अंदर स्टेट प्रोसिक्यूट करता है रॉन्ग डूअर्स को। फिर हमने कोर्ट सिस्टम को डिस्कस किया कि भाई सिविल के अंदर कौन से कोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्रिमिनल में कौन से कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, दोनों मोरलेस सेम है सिवाय तीन चीज़ों के। सिविल के अंदर मजिस्ट्रेट है, काउंटी है, क्राउन है, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट है। जबकि क्रिमिनल के अंदर स्टार्ट मजिस्ट्रेट से होता है, काउंटी का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि काउंटी मैटर डिस्कस करता है ओनली सिविल। ठीक है, देन वी हैव क्राउन। ठीक है, देन वी हैव हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो वहां पे तीन डिविजन्स हैं, जिसमें क्यूबीडी है, ठीक है, क्वींस बेंच डिवीजन है, वहां पे चांसरी है, फैमिली है। ये चीजें क्रिमिनल केसेस के अंदर क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम में नहीं है, सिर्फ क्वींस बेंच डिवीजन है। ऐसे ही पे कोर्ट ऑफ लॉ है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली चीज खत्म की है इंग्लिश लॉ सिस्टम की, वो है लॉ इन द लीगल सिस्टम। ठीक है, अब हम मूव करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं, किस किस किस्म का डिस्कशन है। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी टॉपिक जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टॉर्ट क्या होता है, हम इसको फिर मजीद लेके चलेंगे। काइंडली कॉपी दिस डाउन, दी होल जो आपका चैप्टर राउंड अप है, एक सॉर्ट ऑफ समरी है, क्रक्स है कि हमने अभी तक सो फार इसमें क्या डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।